नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। नमस्कार। आपका सभी का स्वागत है और फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। और अब आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबरें। एक तरफ जहां कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं, वहीं वैक्सीन लगवाने वालों की भी सेंटर पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। वैक्सीन लगवाने वालों में प्रिकॉशन डोज के लिए बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर भी पहुंच रहे हैं। तो 15 से 18 साल के बच्चों में भी वैक्सीन को लेकर के जागरूकता देखी जा रही है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की एक रिपोर्ट आप देखिए। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट भी अब सक्रिय हो गया है और वैक्सीनेशन के लिए अब सेंटर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम एक ऐसे ही सेंटर पर पहुंचे हैं जहां आपको दिखा देते हैं कि यहां प्रिकॉशन डोज के लिए जहां एक तरफ बुजुर्ग पहुंच रहे हैं तो वहीं 15 से 18 साल के बच्चे भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। आप सेंटर पर साफ तौर से देख सकते हैं, जो एक लाइन ये लगाई गई है, ये वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पहुँचे हैं तमाम लोग, इसीलिए यहाँ ये लाइन लगी हुई है। चूँकि लगातार लोग अब जागरूक इस बात को लेकर हो रहे हैं, जिस तरह से कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। इसी का नतीजा है कि अब लोग जो ऐसे हैं जो अब तक नहीं पहुंचे थे, अब वो भी डोज लगवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप ये जो लाइन आप देख रहे हैं पूरी तरह से, इसमें ये चाहे 15 से 18 साल के बच्चे हों, देखिए आप यहाँ अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ बाकायदा मौके पर ही रजिस्ट्रेशन उनका बच्चों का भी यहीं किया जा रहा है और यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनको वैक्सीन लगवाई जाएगी। और ऐसे में जो जागरूकता है ये कहीं ना कहीं अब बच्चों में भी देखी जा रही है। पेरेंट्स की सहमति के साथ साथ में इन्हें यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये आप मैं दिखाऊंगा, आपको बात कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। पवन, पवन वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं? यस। मन में कोई डर है? इंजेक्शन को लेकर डर रहता है? नहीं। लगता है इससे कोरोना का बचाव हो जाएगा? हो जाएगा। आप भी वैक्सीन लगवाने फर्स्ट डोज लगवाने पहुंचे हैं? यस। तो क्या रजिस्ट्रेशन आपने यहीं आके कराया है या पहले से करवाएंगे? यहीं कराएंगे आप? Yes. क्या लगता है, आपको लगता है कि कोरोना का जो बचाव है वो इसी से होगा? लगता तो है, अब देखेंगे। अच्छा, बच्चों में कई बार डर इस बात को रहता है, इंजेक्शन से डरते हैं, कई लोग वैक्सीन से डरते थे, पहले बड़े लोग भी डर रहे थे, अब लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को पता चल रहा है कि ज़रूरी है ये वैक्सीन लगवानी। तो आप क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को अभी भी जो नहीं पहुँच रहे? डरने की बात तो नहीं है, लगवानी पड़ेगी अगर सेफ रहना है तो। ये तो इम्पोर्टेंट है वैक्सीन। डर तो लगता ही है सबको। अच्छा, डर तो लगता है, लेकिन डर के बीच में कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगवाई जाए। आप देखिए साफ तौर से समझ सकते हैं। बात करेंगे आपसे। क्या आपका क्या नाम है? नैन्सी। नैन्सी, ये आप रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन के लिए? फर्स्ट डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड डोज के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बूस्टर डोज के लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, अगर ऑनलाइन जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ आके भी आप कर सकते हैं उसका ऑनलाइन, या घर से ही करके आना पड़ेगा? नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम है तो हम यहाँ आके भी कर सकते हैं, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को वापस नहीं भेजेंगे, सबको वैक्सीनेटेड करके ही भेजेंगे। वापस आप नहीं भेजेंगे? अगर इस सेंटर की बात करें तो इस सेंटर पर अगर अमूमन पूरे दिन में कितने लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं? सर 250-300 तो है कंपलसरी। 250 मान कर चल रहे हैं कि पहले से लोग ज़्यादा बढ़े हैं संख्या? हाँ जी सर, पहले से काफ़ी लोग हुई है पब्लिक। बच्चों की संख्या की बात करें तो बच्चे क्या आ रहे हैं? हाँ जी, बच्चे यहाँ भी आ रहे हैं, स्कूलों में भी कैंपिंग हो रही है, तो हमारा एरिया आधे से ज़्यादा कवर हो चुका है। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को लेकर आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। मैम से बात करेंगे, नर्स हैं यहाँ। क्या नाम है? नमस्कार जी। जी मेरा नाम अनीता है। अनीता मैम, जिस तरह से आप यहाँ वैक्सीन लगा रही हैं, क्या किन लोगों की ज़्यादा संख्या, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, युवाओं की या बच्चों की? जी अभी तक तो सेकंड डोज वाले ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग भी हमारे पास बहुत मात्रा में आए हैं और बच्चे भी आ रहे हैं लगातार। बच्चे भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो हेल्थ से जुड़े हुए तमाम जो हेल्थ वर्कर हैं, क्या उनको भी लगा रहे हैं? जी, पुलिस वर्कर्स को भी आज हमने लगाई है और हेल्थ स्टाफ को भी लगाई है। आपने खुद लगवा ली? जी मैंने खुद लगवा ली। हरियाणा सरकार का फैसला आया था कि अगर डबल वैक्सीनेटेड आप नहीं होंगे तो आपको कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, सरकारी कार्यालय में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो क्या ऐसे भी आ रहे हैं? जी ऐसी सूचना थी, अखबारों में भी आया हुआ है इस तरीके से, तो इसी वजह से लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं कि हमें क्या पता कि हमें अगर कहीं ट्रैवल करना पड़े तो हमें क्या पता ना जाने दिया जाए, या पेंशन में कोई दिक्कत आए, तो इस वजह से भी लोग आ रहे हैं ज़्यादा जल्दी लगवाने के लिए।
क्या अपील करना चाहेंगे? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कई लोग मिसिंग हैं, वो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि डोज लगवाने के लिए? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार इतना पहल कर रही है और स्वास्थ्य विभाग हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप पब्लिक अपने उसके लिए ही आइए, अपने स्वार्थ के लिए ही आइए। इसमें पब्लिक हित तो है ही है, उनके अपना स्वास्थ्य ठीक होगा। जैसे हम पोलियो फ्री हो चुके हैं, ऐसे हम कोविड फ्री भी होंगे। बिल्कुल बड़ी बात कह रही हैं। देखिए, आप साफ तौर से समझ सकते हैं इनकी अपील को कि जिस तरह से पोलियो फ्री पूरा देश हो गया है, उसी तरह से जल्द कोविड फ्री देश हो, इसके लिए लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है। ऐसे में लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा से फरीदाबाद के युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत कामयाब होगा, इससे युवाओं को फायदा होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया वो सिर्फ हरियाणा के युवाओं के लिए है। बाहर से आकर रहने वाले लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने ये फैसला लिया है, ये बिल्कुल गलत लिया है, क्योंकि ज़्यादातर देखोगे आप बाहर के बंदे मजदूर लोग आए हुए होते हैं काम को लेकर, तो वो काम के लिए कहाँ जाएंगे? 75% लोकल बंदों को अगर जॉब दे दी जाएगी तो वो बंदे कहाँ जाएंगे? हालांकि वो अपनी दिनचर्या के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, अगर उन्हें काम ही नहीं मिलेगा तो वो तो एक तो लॉकडाउन की महामारी से उन्हें वर्क नहीं मिल पा रहा है और सरकार की गलत नीतियाँ लागू हो रही हैं, उसमें मजदूर बिल्कुल पिस कर रह जाएगा। हरियाणा के युवाओं को तो फायदा होना ही है, पर देखना ये होगा कि कंपनियां क्या वाकई 75% आरक्षण को मानती है नहीं मानती हैं। वाकई हरियाणा के युवा को इससे फायदा होगा। 75% हरियाणा के युवा यहाँ नौकरी करेंगे। जो लोग बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करते हैं, कम से कम वो अपने घर पे तो रहेंगे। देखो, जो मैं जानता हूँ 75% आरक्षण दिया है सरकार ने, ये युवाओं के हित में काम आएगा। सरकार ने युवाओं के हित में एक आरक्षण लिया है। 75% आरक्षण से जो गरीब मजदूर भाई हैं, जो पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए काफी लाभदायक होगा ये। और चलिए आखिर विस्तार से आपको समझाते हैं और जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। और आरक्षण को लेकर के जब लगातार चीजें नजर आ रही हैं तो ऐसे में कैसे नौकरियों में आरक्षण को लागू किया जा रहा है। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू कर दिया गया। अब यहां से साफ होता है कि कैसे आरक्षण की जो नीतियां हैं कैसे वो काम करेंगी। 30,000 तक की नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया है, यानी कि इससे निजी क्षेत्रों के अंदर आरक्षण का लाभ जितने भी लोग हैं उनको मिल पाएगा। कंपनियों में स्थानीय युवाओं को तवज्जो मिलेगी और इसमें एक तबका वो भी होगा जो कि हरियाणा से जुड़ा हुआ होगा। कंपनियों में उनको वरीयता मिलेगी। हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर आंकड़े बाकायदा उनके रहेंगे और उसी आधार पर हर कंपनी के अंदर यानी कि 75% आरक्षण का लाभ आप उन लोगों को मिल पाएगा। निजी कंपनी में रोजगार से जुड़े आंकड़े रहेंगे जो कि उन कंपनियों के द्वारा ही दी जाएंगे। तो निजी कंपनी में मिले रोजगार से जो पूरे आंकड़े हैं वो वेबसाइट पर अपलोड रहेंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है, कोई भी उनको क्रॉस चेक कर सकता है, यानी कि किस कंपनी में कितने फीसदी जो है हरियाणा वासी हैं, ये सब कुछ आंकड़ा उस वेबसाइट पर अपलोड होगा। कानूनी प्रभाव होने से 10 साल तक ये लागू रहेगा और जाहिर तौर पर 10 साल तक की अवधि है। 10 साल तक ये पूरा कानून इसी तरीके से रहेगा। 75% आरक्षण को इसीलिए लागू किया गया है। कृतला विधानसभा क्षेत्र के आईएमटी औद्योगिक एरिया के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के 5 गांवों के किसानों ने विधायक नैनपाल रावत से मुलाकात की और इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी है, जिस पर विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर आला अधिकारियों और किसानों के साथ जल्द एक बैठक की जाएगी और बैठक में किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसमें कोई बाधा आएगी तो उसके विकल्प तलाशने के लिए भी चंडीगढ़ के आला अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। विधायक के आश्वासन पर किसान संतुष्ट नजर आए और अपील की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। वहीं पीएम किसान निधि सम्मान योजना में हुए बदलाव को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले पर भी विधायक नैनपाल रावत ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। देखिए, 5 गांवों के किसान बहुत लंबे समय से जिनकी ज़मीन आईएमटी में
अधिग्रहण हुई थी, HSIDC ने अधिग्रहण की थी। इनकी बहुत सारी समस्याएं बड़े पुराने समय से चल रही हैं। कई साल ये धरने पर भी बैठे, प्रदर्शन भी इन्होंने बहुत किए, सभी नेताओं के पास भी ये गए, इससे पिछली सरकार में भी और अभी भी। लेकिन पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बार इनके लिए बड़ी कोशिश की है कि इनका ये मुद्दे जो भी हैं वो सुलझ जाएं। तो एक पीछे 500 रुपये जो इनका एनहांसमेंट का पैसा है उसमें से 500 रुपया कम 20% जो पैसा है वो कम करने के लिए कम करके भरवाने के लिए बोला था। वहीं बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव अधिकारियों के साथ दौरा करते नजर आते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी की पूरी व्यवस्थाएं देखी और सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले लोगों से कहा कि जाम और गंदगी के आलम को खत्म करो, नहीं तो निगम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों ने जाम और आम लोगों के लिए परेशानी का हाल बनाया हुआ है। इसे लेकर के उन्होंने रेहड़ी वालों से व्यवस्थाएं सुधारने को कहा है। जो अभी बताया आपके साथी सज्जन को एक हमने बताया है कि जो गेट के ऊपर है जो अव्यवस्था है, पूरे रेडी फड़ी वालों ने पूरा एनक्रोच किया हुआ है। मार्केट के अंदर भी बहुत सारी अव्यवस्था है, गंदगी है, उसके विषय में आज ये दौरा है। तो किस प्रकार मंडी के लोगों को जागरूक किया, कहा कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है और कोरोना वैश्विक महामारी लगातार बढ़ रही है, क्या कोई संदेश? इसके लिए आज दिन में भी मीटिंग बुलाई गई थी। 11 बजे मेरे ऑफिस में मीटिंग थी, इसमें मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी और जो आढ़ती एसोसिएशन के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ के इलाके के पार्षद और भी सज्जन उपस्थित हुए थे जो इस एरिया के, तो उनको भी यही बताया गया इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके लिए मंथन किया गया और इनका सहयोग की अपेक्षा है इन लोगों से, जितने भी हैं मार्केट के हैं, आड़ती हैं और जितने ये रेडी फड़ी वाले हैं, कि इसकी व्यवस्था बनाएं जिससे इस गंदगी पे, इस तकलीफ पे, इस जाम से, समस्या से निजात पाई जा सके। सर जी, जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था कि इनको एक स्थान दे दिया जाए, तो क्या कोई जगह निर्धारित की गई है इनके लिए? वेंडिंग जोन के लिए जो कार्रवाई है वो जारी है। 15 से 20 दिन के अंदर संभावना है कि इन्हें जितनों ने भी अप्लाई किया उसके अंदर सबके लिए वार्ड वाइज 2 से 3 वेंडिंग जोन की व्यवस्था की गई है। उसके अंदर जो लेवलिंग का काम है और जो दूसरी सुविधाएं देने की है, पार्किंग की, पानी की, जो सुविधा, बिजली की सुविधा देने का काम है वो जारी है। उसके अंदर करीब 20-25 दिन के अंदर संभावना है कि भाई ये काम खत्म हो जाएगा, फिर इन सभी रेडी फड़ी वालों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं फरीदाबाद में पॉल्यूशन का लेवल एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं बढ़ता पॉल्यूशन भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 2 दिन की बरसात के बाद प्रदूषण का स्तर जरूर नीचे आया था, लेकिन 2 दिन बाद ही फरीदाबाद में 370 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। डॉक्टर भी अब इस पॉल्यूशन से बचने की सलाह दे रहे हैं। फरीदाबाद में एक बार पॉल्यूशन का लेवल फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। 2 दिन की बरसात के बाद में पॉल्यूशन का AQI लेवल जरूर 200 से नीचे आया था, लेकिन फिर एक बार 300 से ऊपर अब पहुंचना शुरू हो गया है। मैं आपको आज की भी अगर देखिए तस्वीर दिखाऊं तो धूप नहीं निकली है और ऐसे में जो फॉग सा कहीं कहीं जो दिखाई दे रहा है, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो हवा में कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को जो दूषित करने वाली हवा है, ये इसमें PM 2.5 और PM 10 की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अगर फरीदाबाद की बात करें फिलहाल की, तो एक क्षेत्र में 369 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जो बेहद खराब स्थिति में आता है। और आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि यही जो हवा है, ये जहरीली हवा फरीदाबाद की होती जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी भी है और यहाँ के उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी कहीं ना कहीं हवा में पॉल्यूशन की एक वजह माना जाता है। लेकिन एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन का जो लेवल बढ़ा है, इससे भी लोगों को सांस की बीमारी हो रही हैं। डॉक्टर अभी भी इसी बात को कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से AQI लेवल बढ़ा है फरीदाबाद में, तो आप बाहर निकलने से बचें। अगर बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। ऐसे में चूंकि कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से आपको मास्क लगाना है और मास्क ना केवल आपको कोरोना से बचाएगा बल्कि पॉल्यूशन से भी आपको राहत देगा। इसीलिए डॉक्टर बार बार इसी बात की सलाह दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पर्यावरण को कम करने के लिए जो नगर निगम चाहे बाकी एजेंसी हैं, आखिर उनकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बरसात
के बाद में ज़रूर पॉल्यूशन नीचे आया था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक बार फिर दोबारा से पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ है वो लोगों के लिए परेशानी के हालात पैदा कर रहा है। और अब सोचना होगा कि इस पॉल्यूशन के लेवल को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि ग्रेप की जो हिदायतें हैं वो अभी भी लागू हैं, लेकिन बावजूद इसके पॉल्यूशन का लेवल अभी फरीदाबाद में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।